नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और शिक्षा के प्रति समर्पित था। उन्होंने कहा कि देश हित को सर्वोपरि रखने वाले डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान और संघर्ष हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें गहरे सम्मान के साथ नमन किया। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और राष्ट्रीय हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। वहीं पूर्व विधायक और दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन और विचार आज भी समाज और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस के दौरान डॉक्टर आशीष चौहान जिलाधिकारी ने जन शिकायतों को त्वरित निस्तारण और स्थायी निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में लगातार अधिक शिकायतें मिल रही हैं उनकी जीआईएस आधारित मैपिंग की जाए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। जिलाधिकारी ने एनआईसी को पिछले 10 समाधान दिवसों के आंकड़ों का विश्लेषण कर शिकायत बाहुल क्षेत्रों की पहचान कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कुल 146 फरियादियों की समस्याएं सुनी गई और सभी मामलों में समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों को लंबित रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज लगभग 145 रजिस्टर्ड शिकायतें आई हैं और वेरियस टाइप्स की शिकायतें थी, जिसमें लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थे, बाउंड्री डिस्प्यूट थे या इससे रिलेटेड इसके अलावा भी कई अन्य किस्म की शिकायतें, और उनमें से कई सारी शिकायतों का वहीं पे निस्तारण करने का भी हम लोगों ने उसे इंश्योर किया था कि कुछ शिकायतें मौके पे ही निस्तारित हो गई और बाकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अगली खबर की ओर, नैनीताल के नगर पालिका कार्यालय के बाहर सभासदों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सभासदों ने टेंट लगाकर दिन रात आंदोलन शुरू कर दिया है और पालिका प्रशासन पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। सभासदों का कहना है कि शहर में कूड़ा निस्तारण की गंभीर समस्या, डोर टू डोर कनेक्शन और साथ ही व्यवस्था की बदहाली और लचर प्रकाश व्यवस्था और बिना बोर्ड बैठक के निविदाएं आमंत्रित करने जैसे मामलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही और इसके साथ ही कूड़ेदान खरीद में भ्रष्टाचार और शत्रु संपत्ति से जुड़े मुद्दों को भी उन्होंने नाराजगी के साथ उठाया है। सभासदों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष डोवाल। आशीष, क्यों आज सभासदों को उतरना पड़ा, इतना उग्र आंदोलन की चेतावनी देने पड़ी, आखिर क्या कारण था? और उनका सीधा साफ तौर पर कहना है कि उनके जो काम है, चुनाव को 1 साल हो चुका है, लेकिन चाहे वो निर्माण के कार्य हों या तमाम जो फाइलें चलती हैं वो भी कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा, अध्यक्ष द्वारा रोकी जा रही हैं। तो इस संबंध में उन्होंने लगातार वहां पर धरना दिया है और ज्ञापन भी सौंपा है कि उनकी जो 11 मांगे हैं, 11 सूत्रीय मांगे हैं, उनका जो है निस्तारण किया जाए। कहीं न कहीं वो भी एक जनता के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, उनके ऊपर जनता का दबाव रहता है, हर काम का दबाव रहता है। अगर कार्य नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होंगी। इसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वो लगातार धरना दे रहे हैं और नगर पालिका कार्यालय के बाहर बैठकर सभासद जो है एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो और इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। जी, उन्होंने कूड़ेदान खरीद में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है और साथ ही शत्रु संपत्ति को लेकर भी नाराजगी जताई है। तो क्या अधिकारियों की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन मिला है या अभी वो लगातार अब धरने पर ही बैठेंगे और अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं?
बिल्कुल, अधिकारियों ने और जो अध्यक्ष है उन्होंने आश्वासन तो दिया है सभासदों को। देखना होगा कि कब तक उनकी 11 जो सूत्रीय मांगे हैं उन पर अमल होता है और क्या कार्रवाई नगर पालिका की तरफ से की जाती है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। टिबड़ी क्षेत्र में राजाजी टाइगर रिजर्व और रेलवे की भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए सुबह से कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत 50 से अधिक झुग्गियों को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को पहले से ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन समय सीमा के बाद भी इन्होंने कब्जे नहीं हटाए। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये कौन लोग थे जिन्होंने सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया था और अब किस तरह की स्थिति है वहां पर जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई? बिल्कुल नीरज, हरिद्वार में जो ये सामने आया, कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया गया है और रेलवे की जमीन पर ये कब्जा किया गया है और कई अन्य जमीनें भी हैं जिनको जो है पहले से ही प्रशासन ने नोटिस दिया था कि यहाँ पर जो भी अपना निर्माण बना हुआ है उसे हटाया जाए। लेकिन फिर भी जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और आज प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है और 50 झुग्गियों को मौके से हटाया गया है और अन्य निर्माण है, अन्य जो कब्जे हैं उनको भी कहीं ना कहीं चिन्हित किया जा रहा है। और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार उत्तराखंड में एक्शन चल रहा है, चाहे हरिद्वार की बात हो, देहरादून की बात हो या अन्य जिलों में भी समय समय पर ये कार्रवाई हो रही है और जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनको सरकार कहीं ना कहीं धामी सरकार का साफ निर्देश है कि उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा और जो सरकारी जमीनें हैं उनको कहीं ना कहीं विभागों में निहित किया जाएगा। जिस भी विभाग की जमीन है, चाहे वो केंद्रीय विभाग हो या उत्तराखंड के विभाग हो, जो भी अवैध निर्माण है उस पर लगातार कार्रवाई होगी। जी आशीष, एक बड़ा सवाल उठता है, जब ऐसी जगहों पर अतिक्रमण होता है, कई साल लोग रहते हैं, तो उस समय प्रशासन की नजर इन पर नहीं पड़ती, लेकिन जब सरकार सख्त होती है तो ऐसे लोगों को तुरंत हटा दिया जाता है, बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है और अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हैं। जब ये बस्तियां बसती हैं तब ये लोग कहां रहते हैं? क्या इन पर भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल आपने कहा है, क्योंकि जब कार्रवाई होनी होती है जो उस दौरान जो अधिकारी रहते हैं कहीं ना कहीं इसे ऐसे जो कब्जे होते हैं उन्हें पहले इग्नोर किया जाता है। और जो सरकारी जमीनें हैं, रेलवे की जमीन है, उस पे ही लोगों ने कब्जा कर दिया है। तो जिस समय कब्जा हो रहा था उस समय कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आगे भी ऐसे कई जमीनों पे कब्जे करते हैं लोग, चाहे वन विभाग की जमीन हो, रेलवे की जमीन हो, कई ऐसे विभागों की खाली पड़ी जमीन पर अक्सर लोगों के कब्जे देखने को मिलते हैं। प्रशासन को समय पर अगर कार्रवाई अगर प्रशासन करता तो शायद ऐसी जमीनों को पहले ही बचाया जा सकता था। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस और प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कर्णप्रयाग प्रकरण में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दोनों मुकदमों की विवेचना अब हरिद्वार स्थानांतरित कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पुलिस आचरण से जुड़े आरोपियों की जांच डीआईजी स्तर पर की जाएगी और 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान सभी धार्मिक प्रतीकों और लंगर पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा श्रद्धालुओं और सुरक्षा के साथ सम्मान पुलिस का सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिनांक 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मत विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है।
थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, देहरादून में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान 16 जून को कर्णप्रयाग में हुई घटना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। हरमीत सिंह कालका ने बताया कि मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन मामले को गंभीरता से देख रहा है। उसके अनुसार डीजीपी द्वारा गठित जांच कमेटी के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है और क्रॉस एफआईआर की भी जांच की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उन्हें आश्वासन मिला है कि जिन पुलिस अधिकारियों पर बदसलूकी के आरोप हैं, उनसे पूछताछ कर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी होगी और जल्द ही सच सामने आएगा। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का डेलीगेशन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलके आए और जो 16 तारीख को वारदात कर्णप्रयाग में हुई है उसके बारे में सारी चर्चा हुई है। उन्होंने सारी बातों को गंभीरता से वो देख भी रहे हैं और उन्होंने हमारी बात भी सुनी है कि जो एक्शन डीजीपी साहब ने कल अनाउंस किया, क्योंकि कल भी हमारा डेलीगेशन दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी का यहाँ आया था, डीजीपी साहब को मिला था और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई है उसके ऊपर उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया कि जो उन बच्चे हैं जिनके साथ ये पुलिस की तरफ से तशद्दुद ढाई गई है, उनके जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी गई है और आईजी साहब की ड्यूटी लगाई है इस पे ऊपर, खास तौर के ऊपर। बढ़ते अगली खबर की ओर, ऋषिकेश से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ शिवपुरी चौकी प्रभारी का वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विनोद शर्मा ड्यूटी खत्म करके चौकी लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सुबह राहगीरों की सूचना पर घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शव को खाई से बाहर निकाला। एम्स ऋषिकेश शव को उनके भेजा गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में कितने लोग सवार थे इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। विनोद शर्मा डोईवाला के रानी पोखरी के रहने वाले थे और सेना में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। उनके निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में हुए विवाद के बाद प्रशासन और पुलिस ने स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में होने की पुष्टि की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा और 4 धाम यात्रा सामान्य रूप से जारी है और किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि सेवादारों और कुछ निहंग सिख यात्रियों के बीच हुए विवाद की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। वहीं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा मार्ग और सभी धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह सामान्य हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है। पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, रुड़की के रामपुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक पर अचानक हाई टेंशन बिजली की लाइन गिर गई। तार गिरते ही ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा।
आग की ऊंची लपटें और काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि हादसे के समय ट्रक में कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बागेश्वर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 25 शिकायतें दर्ज की गई। इसमें विद्युत, सड़क, पेयजल, राजस्व और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित समस्याएं प्रमुख रही। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस जन सुनवाई में अधिकांश शिकायतों को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों की अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा गया। अधिकारियों को सभी शिकायतों का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर भी शिकायतों को भी समीक्षा की गई। रुड़की के कालियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में महज एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल चोरी करने के शक में 4 मासूम बच्चों को तालिबानी अंदाज में सजा दी गई। आरोप है कि कुछ दबंगों ने बच्चों को रस्सियों से बांध दिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बच्चे रहम की गुहार लगाते रहे, रोते भी लगते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर जो लोग मौजूद थे वो मूक दर्शक बने रहे और तमाशा देखते रहे। घटना का वीडियो आने के बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और इस घटना से इलाके में आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।